बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमती पॉलिसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत क्यों उजलत में तरामीम के जरिए मुल्क में टकराव की सियासत को हवा दे रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की तकसीम और बैरूनी ताकतों पर मदद के लिए इन्हिसार पर सवाल उठाएंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह 22 साल में ना नरेंद्र मोदी बदल सका और ना ही अमित शाह। आज फिर पाकिस्तान कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और इंतशार का शिकार है। एक उलझन खत्म नहीं होती कि दूसरी उलझन सर उठाना शुरू कर देती है। सियासी अफरा तफरी किसी सूरत कम होती दिखाई नहीं दे रही। हुकूमती पॉलिसियां किसी भी तौर पर सियासी इंतशार में कमी का सबब नहीं बन पा रही। खुदा खुदा करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी और सियासी माहौल में कुछ ठहराव का एहसास हो रहा था कि ऐसे में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। कहा जा रहा है कि जिन शिकों को 26वीं आईनी तरमीम से हज़फ किया गया था, उनकी मंजूरी के लिए 27वीं आईनी तरमीम पेश की जा सकती है। गुमान किया जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर हुकूमती कंट्रोल को बेहतर किया जा सकता है, मगर ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत अपने मुकम्मल अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। मंजूर शुदा तरमीम के जरिए बाकायदा तौर पर हुकूमत सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक सकी है, जबकि दीगर अहम मकासद हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के पहले दिन के इक़दामात से हुकूमत मायूसी का शिकार दिखाई दे रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने से हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। हुकूमत का ख्याल था कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद 2 सीनियर जजेस साइड लाइन हो जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। फिर से वो मुतहरिक तरीके से अदालती निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह अगर आईनी बेंच की तश्कील की बात की जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को आईनी बेंच का सरबरा बनाया गया तो हुकूमत अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, शायद जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब खुद ही आईनी बेंच का सरबरा बनना पसंद ना करें। इससे कबल राना सनाउल्लाह ये भी कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के सरबरा नहीं होंगे, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदोखेल आईनी बेंच के सरबरा हो सकते हैं। जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील हो चुकी है, इसी तरह अगर आईनी बेंच की सदारत जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब को सौंपी जाती है तो हुकूमती तरमीम का प्लान मुकम्मल तौर पर सबूताश हो जाएगा। हज़फ शुदा अहदाफ या मजीद ज़ेर गौर अहदाफ की बात की जाए तो फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से 25 तक बढ़ाना अहम अहदाफ में शामिल हैं। हुकूमती हलकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्लिमान के जरिए लाए गए जजेस की तादाद में इजाफा होने से अदलिया पर कंट्रोल में बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करते हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करते हैं। जबकि सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम पूरी कौम का मसला है, सबको बाहर निकलना होगा। जल्द कौमी सतह पर मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया जाएगा। अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। ऐसी सूरत हाल में वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम को ज़ेरे गौर लाना चाहिए या नहीं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि एक तो 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने, पार्लिमान ने मंजूर करवा ली, उस पर अभी एक एहतजाज की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चल ही रही थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अगर एहतजाज भी नहीं होता है तो सियासी सूरत हाल में एटलीस्ट ठहराव सा नज़र आ रहा था। अब ऐसे में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त शुरू हो गई है कि उसमें कुछ चीज़ें जो 26वें में नहीं हो सकी थी अब वो इसमें की जा रही हैं। सो हुकूमत करना क्या चाह रही है और कितनी तरमीम है आइन में? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 27वीं तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें पर मार्केट में फैली हुई हैं, सियासी मार्केट में जो बाज़गश्त नजर आ रही है, उसका फिलहाल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 27वीं तरमीम के हवाले से ना अभी कोई तैयारी है, ना किसी तरह फाइल्स में कोई गुफ्तगू हो रही है। बुनियादी तौर पर जो
आपने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ के रिमार्क सुने कि 26वीं तरमीम में के हवाले से की तरमीम में तकर्री के हवाले से और आगे तशमील के हवाले से और आईनी कोर्ट के हवाले से उसमें कुछ अभाम मौजूद। इसकी क्लैरिटी के लिए कुछ तरमीमी एक्ट जो है वो लेके आए जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं यानी आप उसे ये कहें कि वो अमेंडमेंट्स नहीं है। अच्छा, हैं जो रूल्स ऑफ बिजनेस में या अपना हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चीज़ों के ऊपर वजाहत देनी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसको उस पर कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और वो सिंपल मेजॉरिटी से एक पार्लियामेंट का एक एक्ट है। अच्छा, ओके। amendment वो आइन के अंदर तरमीम आप कह रहे हैं नहीं है जिसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि ये एक्ट के अंदर आप तब्दीली ला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ये बात की जाती है, जैसे भी ये था जी कि ये एक्ट में तब्दीली आज होनी थी, फ्राइडे को नहीं हो सकी, अब फ्राइडे को होगी। तो जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो इस्तेमाल होता है बिल जी, पार्लियामेंट बिल का बार है। तो जब बिल का नाम आता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये कोई तरमीमी बिल है। तरमीमी बिल अभी इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट कार्ड्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, आज हमने देखा है कि सेनेट में कायमा कमेटी की तरफ से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वहाँ पे आया, जो तरमीम थी, जो चेंजेस थी, उसकी मंजूरी दी गई कि एटलीस्ट 17 से 25 जजों की तादाद की जा रही है। बट उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आवाज़ उठी, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के, उन्होंने भी एतराज़ उठाया। सो यहाँ पे भी सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत करना क्या चाहती है। जजेस की तादाद बढ़ा के भी आपको लगता है कि जो एक हदफ है आपका वो वाकई पूरा हो जाएगा, या दैट इज़ द ओनली टारगेट, या अपने ताबे करना है इदारे को इस वक्त? देखिए, आईनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या दीगर हमारे जो आईनी इदारे हैं उनको कोई दूसरा आईनी इदारा ताबे नहीं कर सकता। ठीक है, हर एक के अपने इख्तियारात हैं और वो आइन ने उनको तखवीज़ किए हैं। आइन में अमेंडमेंट पार्लियामेंट ज़रूर कर सकती है, लेकिन किसी इदारे को ना दबा सकती है, ना अपने ताबे कर सकती है और ना उसका सिस्टम को कोई फ़ायदा होना है। ये जो बात रिफॉर्म्स की गई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में है और पीपल्स पार्टी और PMLN के मंशूर में, पॉलिटिकल जो हमारा मैनिफेस्टो होता है उसमें ये चीज़ें दर्ज हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन के दिनों में हम नारा तो लगा देते हैं, लेकिन जब ये रिफॉर्म्स को दूसरी पार्टी कर रही होती है तो हम उस वक्त पार्टी को गालियां दे रहे होते हैं। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक सियासी कल्चर बन चुका है। जुडिशल रिफॉर्म्स जुडिशरी की बेहतरी के लिए हैं और जुडिशरी के बेहतरी का मतलब है 25 करोड़ अवाम की बेहतरी। अगर सादिया अफजाल या डॉक्टर तारिक ने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस किया और 15 साल और 18 साल में उसके फैसला ना हो रहा हो और रोजाना जब हमारी बारी हो तो केस की तो पता चले जनाब आज पॉलिटिकल केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं, जिस पर टिकट्स भी बन रहे हैं और जिसके ऊपर जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही हैं, तो मेरे और आपके केस की बारी तो नहीं आनी। तो ये अमेंडमेंट्स इसलिए हैं आम आदमी के केसेस जो साल से पेंडिंग हैं उन्हें सुना जाए। जजेस की तादाद आपने 25 की है। मैं नॉट एज पार्लियामेंटेरियन एंड मैंने कहा आपने जजेस की तादाद की बात जो 25 की है ना, इस पर बात हो रही है और यही इंशाल्लाह मंडे को कौमी असम्बली में भी बिल ज़ेरे बहस आएगा। लेकिन ज़ाती हैसियत से एज ए पाकिस्तानी अगर आप पूछें और आप भी इसे इत्तफाक करेंगी कि मेरे हिसाब से तो जजेस की तादाद 50 होनी चाहिए, क्योंकि केसेस हमारे बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं। और क्यों ना जो हमारे संगीन नोयत के जराइम के केसेस हैं उनका फैसला 3 महीने में हो। एक शख्स किसी की जान लेता है, 3 महीने में वो फांसी पे टंगा हुआ हो। आप देखेंगे कैसे मुल्क में अमन नहीं आता, कोई डकैती कर रहा हो, 3 महीने में जनाब उसको उम्र कैद या फांसी की सजा हुई हो। ये निज़ाम क्यों नहीं चल सकता यहाँ पे? हम रोज बैठ और इसी में दूसरी अमेंडमेंट जो है ये फौजी अदालतों के क़याम की भी है, कोई ऐसी तजवीज़ भी? क्योंकि उस पर भी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने काफ़ी आज कहा है कि उसमें आम शहरियों के ट्रायल की बात है और हमें तारीख कमरे में हमारा ट्रायल होगा और हमें अपील का हक भी नहीं दिया जाएगा। ये करना चाह रही है हुकूमत, ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। हुकूमत बिल्कुल ऐसा कोई नहीं करना चाह रही। अच्छा, लेकिन अगर कोई आम शहरी कोई सिविलियन तनसीबात में हमला करेगा तो उसका केस सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। और अगर कोई आम शहरी जाके GHQ पे हमला करेगा और मिलिट्री के टैंकों पे और उनकी जीपों पे हमला करेगा तो उसका केस फिर फौजी अदालतों में होना चाहिए। ये तो मैंने आपको अपना
आप ये कहें कि ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन इस वक्त एक आईनी तरमीम के जरिए ऐसी कोई चीज भी मुस्तकबिल करीब में नहीं है कि ऐसी कोई अमेंडमेंट होने जा रही है। बहरहाल चूंकि मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मुस्तकबिल करीब, तो आपका सवाल अगला तो ये बनता है कि मुस्तकबिल बईद में हो सकता है। बईद में हो सकता है। तो बिल्कुल वो ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इख्तियार पार्लिमान के पास है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदाजों और मफरूज़ों पे मबनी जो, मतलब मैं आपको नहीं ओवरऑल कह रहा हूँ, सहाफत है या यूट्यूबर्स हैं या हमारे जितने भी ऑनरेबल साथी इसका फील्ड में हैं, अभी अफवाहें ना फैलाई जाएं। अगर कोई ऐसी बात हुई, कार्ड्स पे हुई, तो ज़रूर जो है वो आपके सामने लाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली एक चीज़ जो हुई जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनते ही, कि उन्होंने पहला ही इकदाम क्या उठाया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को भी और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल कर लिया। तो उससे तासुर ये मिला कि शायद हुकूमत जो अपना टारगेट रखे बैठी थी वो पूरा नहीं हुआ, और अब कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि जनाब जस्टिस मंसूर शायद आइनी बेंच के सरबरा बन जाएं या जस्टिस मुनीब अख्तर का इंतखाब कर लिया जाए। जैसे राना सनाउल्लाह साहब पहले कह भी चुके हैं कि इनको खुद ही नहीं शायद ये बने और इनको खुद ही अलग हो जाना चाहिए। सो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं और ये तासुर मिल रहा है कि शायद हुकूमत ये चेंजेस जो हैं इन लोगों से, इन जजेस साहिबान से शायद छुटकारा हासिल करने के लिए ला रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे नाम हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हम इनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। मुतनाज़ा कोई भी अगर बनता है तो वो अपने अमल की वजह से बनता है। मैंने आइनी इदारों का जो नाम लिया कि हर आइनी इदारे की अपनी आइनी इख्तियारात हैं, अगर उससे कोई तजावुज़ करता है, वो इदारा तजावुज़ करेगा तो मुतनाज़ा बनेगा। अगर कोई उस इदारे के अंदर कोई मौजूद कोई भी फ़र्द करेगा, मैं बाकी भी आइनी इदारों की बात कर रहा हूँ, तो वो मुतनाज़ा बनेगा। और हमेशा साख और हमेशा जो इदारे की मजबूती है वो उसी वक्त होती है कि उसमें मौजूद तमाम लोग वो अपने ज़ाती पसंद और मनपसंद, पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर इक़दाम न करें, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़, हक़ाइक़ और इंसाफ पे मबनी फैसले हों। लाइकिंग और डिसलाइकिंग ना हो। ये ना हो कि कल सादिया अफजाल को ये पता हो कि फ़लाँ जज के पास मेरा केस लगा तो ये मेरे हक में होगा, वही केस फ़लाँ जज के पास गया तो मेरे खिलाफ होगा। होना ये चाहिए कि फैसला आपके केस को देख के होना चाहिए, ना आपको देख के होना चाहिए, ना मुझे देख के होना चाहिए, ना हमारी पार्टी को देख के होना चाहिए, ना बेंच को देख के होना चाहिए। केस का मेरिट क्या है? ठीक है, ये तो ऑब्वियसली आपकी बात सही है। अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि फलां बेंच जज जो होगा तो वो ये फैसला दे देगा, या फलां का व्यू ये है, या उनके जो इंटरनल रिफ्ट्स थे वो भी पब्लिक होना शुरू हो गए थे। नहीं, एक मिनट में ये समझें कि मैं एंकर हूँ, मुझे आप ये जवाब दें कि ये नोयत क्यों पहुंची कि बेंच देख के पहले ही पता चल जाता था कि इस केस का फैसला क्या होगा। वाई? इसकी नोयत क्यों पहुंची, ऐसा क्यों हुआ? सही कह रहे हैं आप। ये ऑब्वियसली लोगों के जहनों में सवाल है कि क्यों हुआ, लेकिन ऑब्वियसली फैसलों की वजह से ही हुआ ना। जजेस के कहते हैं ना फैसले, जज के फैसले बोलते हैं तो बट मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो भी तरमीम हुई उसके बाद चलें एक तरफ पीटीआई का मौक़िफ़ कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इसको चैलेंज करेंगे, फिर वो कहते हैं कि हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को तो एक्सेप्ट करते हैं बट 26वीं आइनी तरमीम को हम रिजेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली उसके ज़रिए ही चीफ जस्टिस वो बने हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो तासुर आप लोगों ने देने की कोशिश की उसमें तो चलें कामयाब हुए, जो आप लोग बड़े अरसे से चाहते थे कि पार्लिमान बालादस्त है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है और हम ही कानून जो है वो बना सकते हैं। बट इन तमाम चीज़ों के बाद ये जो आप इस वक्त लूप होल्स जिनका जिक्र कर रहे हैं कि अदालतें ये नहीं करती हैं, अदालतें आम आदमी को इंसाफ नहीं देती हैं, इतने साल केसेस चलते हैं, वो कैसे इंश्योर होगा? क्योंकि अभी भी लोगों को इबाम तो हैं, शकूक व शुबहात तो हैं, वो कैसे होगा? देखिए, बात यह है कि आप माशाल्लाह बड़ी सीनियर एंकर हैं, आपको पता है कि हर एंकर की भी कोशिश होती है और हमारे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं टॉक शोज़ पे, उनकी भी कोशिश होती है कि मैं ऐसा बयान दूं, ऐसा प्रोग्राम करूं कि मेरे टिकर्स बने, मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ चलें। ऐसे ही है ना, वरना ऐसे आज आप मेरे से इस्लामाबाद के मौसम पे क्यों गुफ्तगू नहीं कर रही? आज आप इस्लामाबाद में हमारे तालीमी निज़ाम में मौजूद खराबियों की क्यों गुफ्तगू नहीं कर रही? ये होती हैं लेकिन कम होती हैं, इसलिए कि ये कैचिंग नहीं है, इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ बनती। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हालात हाजरा और स्पाइसी मटेरियल जो होता है वो जरूरत होता है। माज़रत, मैंने सवाल जो आपसे किया था कि ये नौबत क्यों पहुंची अदलिया की,
उसमें भी ये ट्रेंड आ गया था कि केसेस वो लगाएं जिसमें ब्रेकिंग न्यूज बने, ठीक है, टिकट्स में, उसके ऊपर जनाब कमेंट्स दें। भाई कमेंट्स की क्या तुक बनती है? आप दोनों पार्टियों की बात सुने, खामोशी से सुने, सवाल करें उनसे कोई, और उसके बाद उस पर फैसला करें। नहीं, बीच में कमेंट्स भी देने हैं, फिर वो ब्रेकिंग बनती थी, फिर वो बेंच के टिकर चलते थे। तो जो जेन्युइन केस हैं, आम आदमी की ग्रीवियंसेस के केसेस थे, वो रह जाते थे। ठीक। आज वो टिकर्स वाले केसेस चले जाएंगे सारे आईनी बेंच में, और बाकी सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी और अवाम को दादरसी के काम करेगी, फैसले करेगी, और चाहे वो फौजदारी मुकदमात हों या दीवानी मुकदमात हों, इंशाल्लाह अवाम को 100% रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि तरमीम हुई है एक्ट के 26वीं आईनी तरमीम को, तो चलें आपने मौलाना साहब उस पर तो राजी हो गए। अब ये जो एक्ट में तरमीम लाने की आप बात कर रहे हैं, इस पे कितना मौलाना साहब साथ देंगे? क्योंकि आज तो सेनेट की कायमा कमेटी में उनकी जमात ने भरपूर मुखालफत की है। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इत्तेहादियों के अलावा मौलाना साहब को भी ये जो एक्ट में अमेंडमेंट्स हैं इसमें साथ रखें। लेकिन दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो इसमें 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं है, सादा अक्सरियत चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि देखें, आईनी तरमीम ये होती है कि ये फैसला कर ले मिसाल के तौर पे कि ये एक बिल्डिंग है, इसमें एक स्कूल चलेगा और वो पहली जमात से लेके 10वीं जमात तक होगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक्ट में अमेंडमेंट ये होती है कि ये स्कूल सुबह कितने बजे खुलेगा, छुट्टी कितने बजे होगी, इसमें उस्ताद कितने होंगे, उस्तानियाँ कितनी होंगी, कौन से मजमून पढ़ाए जाएंगे। तो ये तो एक्ट तो किसी वक्त भी बदला जा सकता है। एक दिन हम कहेंगे सुबह 8 बजे खुलेगा, दूसरे दिन कहेंगे नहीं जी 9 बजे खुलेगा। मैं मिसाल देता हूँ, बच्चे तंग हो रहे हैं। तो लिहाजा एक्ट जो है वो माइनर चीज होती है। ठीक है, बिल्कुल। मेजर चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें मौलाना साहब ने साथ दिया, हम उनको शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक्ट में भी हम इंशाल्लाह उन्हें ऑन बोर्ड रखेंगे। लेकिन वैसे जरूरत नहीं है 2/3 की। आप कह रहे हैं सिंपल मेजोरिटी से ऑब्वियसली मान सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। हुकूमत जल्दबाजी का शिकार है और हुकूमत की कोशिश है कि जल्द अज जल्द निज़ाम को अपने ताबे लाया जा सके और इसके लिए ज़रूरी कानून साजी को वक्त के ज़िया के बगैर मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ तकसीम दिखाई दे रही है बल्कि धड़ों में बटी जमात की फैसला साजी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, बताया जा रहा है कि खून का रंग लाल है और लाल रंग इंकलाब की निशानी है। दूसरी तरफ अमरीका में पार्टी की लॉबिंग फर्म 60 से जायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की मदद से अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखकर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा करती है। मुस्तकबिल की पॉलिसी बिल्कुल वाज़े नहीं है। गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी की फैसला साजी अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सियासी कायदीन में मुज़ाहमती सियासी मुहिम चलाने की सकत नहीं है, जिसकी वाहिद वजह पार्टी की लीडरशिप में हम आहंगी का फुकदान है। पार्टी वाज़े लाहेअमल अपनाने में नाकाम नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बानी रहनुमा की सेहत का बहाना बनाकर विक्टिम कार्ड खेलने की ख्वाहिश रखते हुए एक मुज़ाहमती तहरीक चलाना चाहते हैं, जबकि कुछ सियासी मुबस्सिरीन की राय में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पार्टी में इक़्तिदार की कशमकश में रहने की कोशिश है। मुल्क बंद कर दूंगा, खून से रंग दूंगा, ये सब बातें हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक तरफ एहतजाज की कॉल, दूसरी तरफ अमरीका में लॉबिंग। तहरीक इंसाफ का एजेंडा आखिर है क्या? इसी सब पर बात हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, इस वक्त पार्टी के अंदर जो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, एक तरफ आप लोग अपने कारकुनों को कहते हैं कि जी मूवमेंट के लिए निकलना पड़ेगा, चाहे 26वीं आईनी तरमीम के आने की बात हो, चाहे 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त पर एहतजाज की बात हो, चाहे खान साहब के जेल में रहने की बात हो, उस पर आप लोग उनको कहते हैं कि जी सड़कों पर आओ। लेकिन खुद एक जो नैरेटिव बनाया कि खान साहब की हुकूमत को अमेरिका ने निकाल दिया, अमेरिका ने ख़त्म किया, अमेरिका ने हमारे साथ ऐसे किया, उसी अमरीकी सदर को ख़त लिख रहे हैं मदद के लिए 60 से ज़ायद ऐवान नुमाइंदगान की मदद से। सो ये पार्टी के अंदर चल क्या रहा है शाह फरमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपके जितने सवालात आपने किए हैं
इसको फिलहाल जरा साइड पे रख के सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस मुल्क की जरूरत क्या है, हम किधर खड़े हैं, हम अपने मकासद से कितने दूर है, उनको किस तरह हासिल किया जा सकता है, उनके जिम्मेदारान कौन हो सकते हैं और कौन उनके रास्ते में हर्डल है। जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, उनकी जरूरत है इस वक्त पूरी दुनिया में। आप देखें कि जिधर भी इस्लामी ममालिक है टारगेट के ऊपर है। वो ये लीबिया इराक से शुरू होकर अब आप देखें कि जिधर जिधर भी हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लामी ममालिक के खिलाफ एक मुहिम जारी है। और हम न सिर्फ जोग्राफियाई हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है। तो आप रियलाइज कर सकती हैं कि जो जो जिनको पाकिस्तान खटकता है वो कितनी प्लानिंग करते होंगे और वो पाकिस्तान को खराब करने के लिए उनकी कितनी कोशिश होंगी। ठीक है, हमें ये रियलाइज करना चाहिए। अब इसके लिए आगे क्या करना है, इसके ज़ामिन है तो एक तो मजबूत इदारे और माशी, मजबूत इदारे और माशी आजादी। और ये बात मैं आपके सवालात के कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ कि फिर मैं आपके सवालात के जवाब इसके अंदर इस तनाजुर के अंदर दे सकूं। हाँ, मैं इसीलिए पूछू क्योंकि आपने तो पहले जुमले में कह दिया कि आपके सारे सवालात को जरा साइड पे रख देते हैं, लेकिन मैं आना चाह रही हूँ, समझना चाह रहे हैं पीटीआई करना क्या चाहती है, पॉलिसी क्या है इस वक्त। मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं जरा पहले इसका जो है वो क्राइटेरिया सामने रख के फिर आपके सवालात का जवाब दूं कि मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ। अच्छा, अब जब पाकिस्तान की जरूरत है मजबूत इदारे, इस मजबूत खासकर मजबूत सुप्रीम कोर्ट और मजबूत फौज, ठीक है। अब दोनों इदारों की मजबूती की एक ही एलिमेंट है और वो है अवाम का एतमाद। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपने मौजूदा हुकूमत की जो हरकत है और उसको सामने रख के जो आपने बात की, मैं उस पे आ रहा हूँ, आपके सारे सवालातों के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो अब चलें आप ही क्योंकि आप बातें ऐसी करें दिलचस्प कि उसमें से सप्लीमेंट्री सवालात बड़े निकल रहे हैं। दो चीजें आपने कही, बस एक जुमला आपने इकोनॉमिक आजादी की बात की, इदारे मजबूत होने की, फौज के मजबूत होने की। तो आपकी पार्टी के कायद बानी रहनुमा उसी फौज के सरबराह के खिलाफ तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते रहे, IMF को खत लिखते रहे कि पाकिस्तान को पैसे मत दो, तो वो तो खुद इन चीजों के खिलाफ जाते रहे। वो देखो, वो सवालात जो है ना वो जितनी नेटिग्रिटी है, पहले तो हम कंसेप्ट के ऊपर क्लियर हो जाए ना सादिया। असल बात ये है कि को एहसास होना चाहिए और उस चीज के ऊपर हमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ये हमारी सर्वाइवल का जो है वो जरूरी है। फिर उसके बाद हर कोई, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई इदारा हो, वो फिर सोचे कि वो किधर खड़ा है और वो किधर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि हमें मजबूत इदारे चाहिए और खासकर ये दो इदारे। फिर हमें सारे कौम ने मिल के माशी आज़ादी हासिल करनी है। अब दोनों इदारों की मजबूती के लिए जरूरी है कि अवाम का एतमाद भी हासिल हो। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये इसलिए जरूरी है सादिया कि अगर कोई पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए, कोई पर्सनल गेन के लिए, कोई पर्सनल पावर के लिए ये अगर खराब हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता फौज के साथ अवाम की बदइतिमादी हो रही है, तो ये मुल्क की तबाही है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसके अंदर सब ने सोचना है, सब ने उसके ऊपर सोचना है कि क्या करना चाहिए और हम किधर खड़े हैं। तो जब आप फॉर एग्जांपल ये जो सुप्रीम कोर्ट का मसला चल रहा है, तो जब तक मजबूत सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं होगा विद जुडिशियल रिव्यू, और मजबूत सुप्रीम कोर्ट ये कि फर्ज करें इन्होंने बिल पास किया कि अब तीनों में से आइंदा जो भी सीनियर तरीन तीन होंगे उनके अंदर लॉबिंग होगी। जब वो लॉबिंग होगी वो पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी से के साथ वो जो है ना वो कंप्रोमाइज होंगे, वो उधर जाके अपने लिए फेवर मांगेंगे। ये चीजें होनी नहीं चाहिए, वो इसलिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं एक मिनट, अब अगर देखे ना, आप जो भी मुंह बता रही है कि किसने क्या क्या कौन क्या, हम सबको ये सोचना चाहिए कि इन द प्रोसेस अवाम को
इदारों के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और इदारों को कमजोर नहीं होना चाहिए। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगेन मैं अपने उसी कमेंट पे आऊंगी कि आप फौज पे कहते हैं कि जी अवाम का एतमाद होना चाहिए, बट आपकी पार्टी के सरबराह अगर उसी फौज के सरबराह के खिलाफ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखेंगे तो वो एतमाद बहाल तो नहीं कर रहे हैं ना, वो एतमाद घटा रहे हैं अवाम का अपने फौज के सरबराह पे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे शाह फरमान साहब मेरे सवाल पे वापस आ लेने दीजिए अगेन, बिकॉज एजेंडा आगे फ्यूचर का है क्या। आपके लोग एक तरफ कहते हैं सड़कों पे निकलो, सड़कों पे निकलो, खून बहाओ, इंकलाब खून से आएगा और इंकलाब दोगे तो ही नसीब बदलेंगे। आपने बताया कि खान साहब रशिया चले गए थे, हम वहां से गंदम और गैस ले रहे थे, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, अमेरिका ने हमें निकाल दिया, इसी वजह से हुकूमत चलती कर दी। अब उसी अमेरिकी सदर को कह रहे हैं भाई हमारी मदद कर दो, खान साहब को रिहा करवा दो। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने ये बात करनी तो मेरी जवाब आप सुन ले कि खान साहब ने हमेशा ये जो बात की है कि वो किसी भी वो जो है ये जो इक्तिदार में बैठे हैं, जो अवाम उनको इक्तिदार में नहीं देखना चाहते, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। अगर खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं चीफ, अब आपने, मैं तो इस तरह के कमेंट्स करता नहीं हूं, लेकिन आपने खामखा में इतने सवालात और डिजिग्नेशन कोट कर करके बात की, नहीं तो मैं खामखा तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ ये आप लोगों के बयान है ना। अगर मैं गलत बात कर रही हूँ, किसी ने नहीं कहा, तो फिर आप बताइए। नहीं, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। तो खान मुसलसल ये कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा और मैं चीफ से बात करूंगा। सर वो उन्होंने मना कर दिया है शाह फरमान साहब, उनका भी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आया आखिरी, रऊफ हसन साहब ने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का हामी हूं। खान साहब ने कहा रऊफ हसन को पता ही नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हमने बात ही नहीं करनी है, इसका फायदा ही कोई नहीं है, ये खान साहब ने कहा है। आप देखें ना, ये इसको देखो, मेरी बात सुने, अगर 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 वो किसी गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है, अगर कई दफा उन्होंने कहा है इस डिबेट में हम जाने इसका कोई फायदा नहीं है, कंसेप्चुअल बातें करके मैं आपको बताऊं, जब खान ने कहा कि फौज मेरे से ज्यादा अहम है और जरूरी है, अगर खान कहते, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा है और उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली ये कहा था कि इस मुल्क की सर्वाइवल, इस मुल्क में हमने रहना है तो हमें मजबूत इदारे चाहिए और खासकर ये दो इदारे हमें बड़े मजबूत चाहिए, एक फौज और एक जुडिशरी। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि खान ने कहा कि अब उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कई दफा बात की है, मेरे साथ किसी ने राबिता नहीं किया। तो चलो इस डिस्कशन, तो आप कह रहे हैं, आप कहते हैं खान साहब फौज के सरबराह से बात करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं आर्मी चीफ से बात करेंगे वो। कई दफा उन्होंने कहा है, देखो आपकी पार्टी के दूसरे लोग आते हैं वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, खान साहब ने, हमने कहा कि हम मिल के आए, उन्होंने कहा नहीं करनी। देखो अगर कहीं ना कहीं ग्रजेस आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, वो तो अलग बात है। कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि कंसेप्चुअली खान साहब ने कई दफा ये कहा है कि अगर बात होगी तो सिर्फ इधर ही होगी। अच्छा, अब आप कहते हैं ना कि पार्टी में दड़े, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पार्टी में इसलिए दड़े नहीं है कि नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। पार्टी में सिर्फ दो चीजें हैं, एक अवाम है और एक खान साहब है। दरमियान में जितने हैं वो वो पार्टी तकसीम ही नहीं कर सकती। तो फिर वो जो आपस में एक दूसरे को गालियां देते फिर रहे हैं, देने देना वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पार्टी में सिर्फ लोग, अवाम सिर्फ खान साहब को जानते हैं। अगर कोई आपस में लड़ता है तो लड़े, वो तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी कोई नहीं जीतेगा। अगर मतलब पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की तो वो बात होती है कि अगर उनकी लड़ाई की वजह से आपके आगे का फ्यूचर उस पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, कि आप लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि करना क्या पार्टी ने। नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं, मेरे से अगर आप पूछते हैं ना जी, अगर आप मेरी से, तो मैं ये कह दूं कि ठीक है, अवाम की जो है वो जो फीलिंग्स है, अवाम की जो सोच है वो सामने आनी चाहिए, कोई बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसके अंदर आपको ये एक्सप्रेस करने का आपका हक है, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा डेलिकेट इशू है। वो इसलिए डेलिकेट इशू है कि अगर इस मुल्क का जो मैं कहता हूं कि करोड़ से ज्यादा बच्चों को माँ बाप झूठी तसल्ली देते हैं रात को कि खाना आ रहा है बेटा सो जाओ, इस हालत कौम जिनको लाए हैं वो आज इक्तिदार में बैठे हैं। अच्छा, अब मुझे आप मुझे ये बताएं कि अगर उनका ये ख्याल है कि खान साहब या पीटीआई या इदारों के दरमियान लड़ाई होगी,
तो ये हम नहीं होने देंगे और ना पीटीआई इसकी हामी है। जो जिन इदारों को हम मजबूत देखना चाहते हैं वो किसी तरह भी हम कभी कमजोर नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह फरमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। और शाह फरमान साहब ने ये बात की, इमरान खान साहब आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड। भारतीय एजेंडा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सब जान चुके हैं कि भारत एक रोग और शिद्दत पसंद रियासत है। मोदी ने गुज़श्ता 10 सालों में वो कर दिखाया जो इससे कबल कोई करने की जुर्रत ना कर सका। मोदी और हिंदुत्व सोच ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया भर में अपने ही हाथों से बेनकाब कर दिखाया। आज चाहे अमेरिका हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, सबके सब मोदी के भारत को जान चुके हैं। सब मगरबी ममालिक जानते हैं कि भारत और भारतीय सरकार दुनिया भर में एक डेथ स्क्वाड चला रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय इंटेलिजेंस आज़ादाना हैसियत में डेथ स्क्वाड चला रही हैं, बल्कि भारतीय सरकार की रजामंदी और मंजूरी के बाद सब कार्रवाइयों का आगाज किया जाता है। भारतीय रियासत दहशतगर्दी का भांडा उस वक्त फूटा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग के दौरान कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने इंकशाफ किया कि कैनेडियन सिख रहनुमा हरजीत सिंह नज्जार के कत्ल में बराह रास्त भारतीय रियासत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी साथी वजीर दाखिला अमित शाह मुलव्वस हैं। कैनेडियन डेप्यूटी वजीर खारजा के मुताबिक हरजीत सिंह का कत्ल अमित शाह की मंजूरी के बाद हुआ था। अमित शाह ने भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को भारत से बाहर कनाडा और अमेरिका में मौजूद खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा कारकुनों के कत्ल का टास्क दिया था। कनाडा की सरजमीन पर हरदीप सिंह नज्जर का कत्ल एक गहरी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद कनाडा में हक़ खुद इरादियत के लिए उठाए जाने वाली सिखों की आवाज़ को कुचलने की एक साजिश थी। अमित शाह कनाडा में कामयाब रहे मगर अमेरिका में रंगे हाथों पकड़े गए। भारतीय हुकूमत सिख रहनुमा गुरु पतवंत पन्नू के कत्ल की मुबैना साजिश रंगे हाथों पकड़ी गई। शायद अमित शाह भूल गए कि कार्रवाइयां भारत में नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका में कराई जा रही थी। यही वजह है कि भारत को नाकामी के साथ दुनिया भर में हजीमत का सामना भी करना पड़ा। अमित शाह की बात की जाए तो आपको बताते चलें कि अमित शाह को भारत के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर जाना जाता है और भारतीय वजीर दाखिला के हुक्म को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुक्म के तौर पर गर्दाना जाता है। मोदी और अमित शाह के ताल्लुकात 40 साल पर मुहित हैं। अमित शाह की 40 साला सियासत मोदी के ज़ेरे साया मुखालिफिन के साथ मार धाड़, अगवा और कत्लो गारत में गुजरी है। अमित शाह और मोदी के आपसी ताल्लुकात के ताने बाने 2002 में गुजरात मुस्लिम कुश फसादात से मिलते हैं। मोदी और अमित शाह ही वो किरदार हैं जो मुस्लिम कुश फसादात में सबसे नुमायां थे। इन दोनों के अहकामात पर 3 दिन तक रियासती इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी कत्लेआम का सिलसिला जारी रहा था। 2002 में मुस्लिम कुश फसादात के दौरान नरेंद्र मोदी भारतीय रियासत गुजरात के वजीर आला थे और अमित शाह रियासत के वजीर दाखिला थे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड के मुताबिक अमित शाह गुजरात पुलिस के जरिए भत्ताखोरी, कत्ल और अगवा का रैकेट चला रहे थे। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अमित शाह का राज चलता था। सीबीआई की तहकीकात के मुताबिक पुलिस हर अहम शख्स के कत्ल से पहले अमित शाह से हिदायत लेती थी। सीबीआई इंडिया की तहकीकात के बाद जुलाई 2010 में अमित शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 4 दिन तक गिरफ्तारी से बचते रहे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तारी दी और सेंट्रल हुकूमत पर सियासी केसेस बनाने का इल्जाम लगाया। 3 माह जेल में रहने के बाद अमित शाह को जमानत पर रिहा किया गया, मगर भारतीय रियासत गुजरात में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 4 साल बाद दिसंबर 2014 में अमित शाह के खिलाफ तमाम इल्जामात खत्म कर दिए गए। केस में फैसला सुनाते हुए जज का कहना था कि अमित शाह के खिलाफ तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। तहकीकाती इदारे ने कई साल की मेहनत के बावजूद अदालती फैसले को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नरेंद्र मोदी वजीर आला गुजरात से वजीर आजम भारत बन चुके थे। सीबीआई बराह रास्त मोदी के ज़ेरे निगरानी काम कर रही थी और अमित शाह के खिलाफ केस चलना नामुमकिन हो चुका था।
मोदी के केसेस का जिक्र किया जाए तो गुजरात फसादात के केस में 2012 में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई, जबकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। 2002 में अमित शाह भारतीय रियासत गुजरात के वजीर दाखिला थे और नरेंद्र मोदी वजीर आला गुजरात थे। और आज 2014 में अमित शाह भारत के वजीर दाखिला हैं और नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम हैं। आज 22 साल गुजर जाने के बावजूद ना मोदी बदल सका और ना ही अमित शाह बदल सका, बल्कि मोदी की करामात की बदौलत भारतीय नेटवर्क गुजरात से होता हुआ आज मगरबी दुनिया तक फैल चुका है। मगर अहम बात यह कि कनाडा और अमेरिका में ना भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और ना ही नरेंद्र मोदी वजीर आजम है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.